हर साल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 25 जून को देश भर में आपातकाल को लेकर शोर मचाता है। पर आपातकाल से जुड़े कई तथ्य इससे ज्यादा उजागर नहीं किए जाते। कम ही लोगों को पता होगा कि आपातकाल के दौरान आरएसएस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कुछ मुद्दों पर समझौता किया था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि संघ परिवार को तब की कांग्रेस प्रमुख इंदिरा से समझौता करने की नौबत आ गई। तारीख 12 जून 1975 कांग्रेस के लिए इतिहास में सबसे अहम दिन साबित हुआ। इस दिन इंदिरा गांधी पर चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप साबित हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए राजनीति से दूर कर दिया। उसके बाद जैसे विरोधी पार्टियों ने उनके त्याग पत्र की मांग शुरू कर दी, मांग मनवाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और कोर्ट ने इंदिरा के पक्ष में मत दिया और आदेश पारित किया कि वे प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं। इसके बावजूद उनके इस्तीफे की मांग जारी रही और देशव्यापी आंदोलन होता रहा। ये था कि कांग्रेस के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध हो रहा था उन दिनों में। बहुत से लोगों ने कांग्रेस में ही विरोध किया उनको। अब कांग्रेस के अंतर्गत जब विरोध हुआ तो उस विरोध को शांत करने के लिए और उस विरोध के खिलाफ में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा करते ही जो कांग्रेसी श्रीमती गांधी के विरोध में थे वो भी चुप हो गए और जो कांग्रेसी चुप नहीं हुए उनको जेल में डाल दिया। जैसे मोहन धरिया है, बाकी चंद्रशेखर हैं, ऐसे अनेक लोगों को फिर जेल में डाला गया। परंतु उन दिनों में जो लोग जेल में थे उनमें से आरएसएस के लोग बहुत ज़्यादा थे। अब आरएसएस पर जो बैन लगाया था वो इसीलिए लगाया क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि ये सारा जो उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो आरएसएस के कारण हो रहा है। यह अभियान इतना उग्र हुआ कि देश भर में कई जगह हिंसाएं होने लगी। इंदिरा विरोधी अभियान में जनसंघ, समाजवादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी शामिल हो गया। आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जेपी ने सभी शासकीय कर्मचारियों, फौज और पुलिस से यह अपील कर दी कि वह इंदिरा गांधी के आदेशों का पालन न करें। जयप्रकाश नारायण के इस रवैये का उल्लेख करते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि राज्य सत्ता ही गायब हो जाएगी। जयप्रकाश ने पुलिस और फौज से कहा कि वह अनैतिक आदेशों को न माने। शायद इसके चलते इंदिरा गांधी के सामने कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्हें आखिरकार आपातकाल लागू करना पड़ा। आपातकाल लागू होने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तब के सर संघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस भी शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं था, आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने ब्रिटिशों की चापलूसी की, इन्होंने ब्रिटिशों के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को विरोध करने की बात की, जो 1942 का हो या अन्य सभी हो, तो इनकी विरोध की भूमिका रही है। और इसी वजह से अब दिखाने की कोशिश हो रही है कि इमरजेंसी के वक्त कहीं ना कहीं हम देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जहाँ तक बात है ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम हो या इमरजेंसी की प्रोटेस्ट, इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। आज का ये संघ का नेतृत्व भले ही ये कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, परंतु जेल में लिखे पत्रों में देवरस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था जिसमें इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का जिक्र था। देवरस ने पुणे स्थित यरबदा जेल में 10 नवंबर 1975 को इंदिरा जी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं
कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपके चुनाव की वैधता को स्वीकार कर लिया है। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि संघ परिवार प्रमुख ने इंदिरा गांधी के चुनाव संबंधी फैसले को उचित माना था। देवरस ने जेल में कई और पत्र भी लिखे, इंदिरा गांधी जी को लिखे थे और कुछ खत आचार्य विनोबा भावे को भी लिखे गए। इंटरनल सिक्योरिटी को धोखा है, ये या तो साबित होना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि जिन लोगों पर ये आरोप लगाया कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो लोग धोखाधयक हैं, उन पर केस करना चाहिए। ना ही ये सिद्ध हुआ और ना ही आरएसएस के लोगों पर कोई केस किया गया। इसीलिए आरएसएस के जो मुखिया थे उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे उन दिनों में उनको पत्र लिखा और उनको पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि उनके साथ पुराना संबंध भी था उनका। उन्होंने कहा कि आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कहिए। पहले तो बाला साहब देवरस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ही पत्र लिखा था कि हम पर क्या केस है और हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमारी संस्था पर बैन लगाई। देवरस ने इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए एक पत्र 22 अगस्त 1975 को भी लिखा। पत्र कुछ इस तरह का था। यरवदा जेल, पुणे, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भारत, नई दिल्ली। सम्मान से भरा नमस्कार। मैंने जेल में आपका संदेश रेडियो पर फिर बड़े ध्यान से सुना। 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम आपका ये संदेश ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित किया गया था। आपका संदेश समय अनुकूल, संतुलित था और इसीलिए मैंने आपको ये पत्र लिखना उचित समझा। इस पत्र में देवरस संघ के कार्यक्रम और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही वे ऑफर देते हैं कि वे इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम में क्रियान्वयन में सहयोग देने को तैयार हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, जो कि इस प्रकार है। सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कार्यक्रम, अधिशेष भूमि बांटना, भूमिहीन मजदूरों को भत्ता दिलाना, बंधुआ मजदूर का कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्थान, ऊर्जा निर्माण में बढ़ोतरी, परिवार नियोजन के कार्यक्रम, आवास की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, वृक्षारोपण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को प्रभावकारी बनाना, मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराना, औद्योगिक नीतियों का सरलीकरण, काले धन पर लगाम, पेयजल की सुविधा और गरीबी हटाओ। देवरस ने अपने पत्र में लिखा था कि संघ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। दरअसल आपातकाल के दौरान संघ पर बैन लग गया था। देवरस कहते हैं कि हमारी शक्ति का और संगठन का उपयोग देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए। लोगों ने आरएसएस को सलाह दिया कि आप कहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर देश की प्रगति के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम अच्छे हैं तो हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो बाला साहब देवरस ने लिखा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए आरएसएस पर बैन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही पत्र लिखा था। इसका बाद में 1977 के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोधी स्वर उठाने की कोशिश की, तो वह अलग राजनीति है। वो जनसंघ, आरएसएस और अन्य दलों के बीच की राजनीति है। परंतु उस समय आरएसएस पर बैन हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए आरएसएस पर बैन होने के कारण लोक संघर्ष समिति एलएसएस नाम की एक संस्था बनाई गई और उसके अंतर्गत इमरजेंसी के खिलाफ बहुत से काम हुआ और बहुत लोग पकड़े गए। अब व्यक्तिगत वैसे लाखों स्वयंसेवक जेल में थे, इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का भी जो अनुभव है वो ये है कि एक अच्छे संगठन को जो सामाजिक काम में लगा है उस पर बैन लगाई गई। और इसीलिए 1977 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई, चुनाव हार गई, तो आरएसएस पर जो बैन था वो अनकंडीशनली बैन उठाया गया। पत्र के अंत में देवरस अनुरोध करते हैं कि वे यानी इंदिरा गांधी हमारे तर्कों पर विचार करें और संघ के बारे में जो गलतफहमियां हैं उन्हें भूलकर वह संघ से प्रतिबंध हटा लें
उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा था। देवरस ने यह पत्र बंबई यानी अब की मुंबई सेंट जॉर्ज अस्पताल के वार्ड क्रमांक 14 से लिखा था और अपने इस पत्र में देवरस आचार्य विनोबा भावे को लिखते हैं कि समाचार पत्रों से ये ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री आपसे मिलने दिनांक 24 को आने वाली हैं। आप दोनों के बीच देश की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इंदिरा जी के मन में संघ के बारे में जो गलतफहमियां हैं आप उन्हें दूर कर सकेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि संघ के स्वयंसेवक होने के नाते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में घोषित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भाग लेंगे ताकि देश की प्रगति और विकास सुनिश्चित किया जा सके। देवरस के इन पत्रों से स्पष्ट होता है कि वे इंदिरा गांधी के कार्यक्रम और उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आरएसएस पर लगा प्रतिबंध इंदिरा गांधी हटा दें। इन पत्रों से यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें आपातकाल से जो आपत्ति थी वह सिर्फ इसलिए थी कि संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन पत्रों से यह भी स्पष्ट है कि देवरस को इंदिरा गांधी द्वारा भेजी हुई 20 सूत्रीय कार्यक्रम की सूची स्वीकार थी। इंदिरा को लिखे पत्र में देवरस ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने गुजरात और बिहार में किया था उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से संघ ने जयप्रकाश नारायण से किनारा कर लिया। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी एक पॉलिटिकल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।